नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र की, साथ ही बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस के घोषणा पत्र की। जानेंगे कि राहुल के बिहार जाने से किसकी बढ़ेगी परेशानी और पीएम क्यों नहीं सुन रहे बनारस के बुनकरों की दुख भरी कहानी। साथ ही बात होगी चिराग के पलटवार की। आखिर में बात राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की आशंका की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र के गरीब कल्याण योजना पर उठे सवाल। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया में तेलिहार गांव से की थी योजना की शुरुआत। तेलिहार में ही इस योजना से किसी को नहीं मिला लाभ। त्योहारी सीजन में ई कॉमर्स वेबसाइट पर गिरी गाज। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को सरकार ने भेजा नोटिस। सामानों की जरूरी सूचना न देने पर सरकार ने उठाया कदम। बिहार चुनाव में उतर चुकी है एआईएमआईएम। पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। कुशवाहा के साथ गठबंधन में शामिल है एआईएमआईएम। कल आईपीएल में होगा डबल हेडर मैच। पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। दूसरे मैच में मुंबई और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगी टक्कर। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से आज संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें मुख्य फोकस रोजगार पर रखा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं रिपोर्ट। बिहार में युवा किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि चुनावी मौसम में सियासी पार्टियां उन्हें रिझाने में जुटी हैं। लेकिन इस रेस में महागठबंधन एनडीए से आगे निकलता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस ने युवाओं को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। वो वादा कर दिया है जिसका इंतजार युवाओं को था। महागठबंधन ने संकल्प पत्र जारी कर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बहुत ही खास दिन है, हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यदि जनता मौका देती है तो पहली कैबिनेट में पहले दस्तखत नौकरियों को लेकर करेंगे। कलश स्थापना के साथ हमने संकल्प लिया, हमारा प्रण संकल्प बदलाव का है। समान काम करने वाले को समान वेतन देंगे, हम पलायन को रोकेंगे, एयरपोर्ट से लेकर वर्ल्ड क्लास सुविधा देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम बिजली की हर समस्या को दूर करेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रहे हैं, लेकिन इसे अब तक विशेष राज्य की श्रेणी नहीं मिल पाई है। बिहार में महागठबंधन का ये ऐलान एनडीए को परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रदेश में युवा मतदाताओं की संख्या 3,66,34,000 से अधिक, यानी कुल मतदाता 7,18,00,000 के करीब आधी है। मौजूदा विधानसभा में इस वक्त 31 से 40 की उम्र वाले विधायकों की संख्या 32 है। आरजेडी के तेजस्वी यादव सबसे कम उम्र के विधायक हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2015 के चुनाव में कुल 3,450 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। 21 से 40 उम्र वाले उम्मीदवारों की संख्या 1063 थी। पार्टी आधार पर देखा जाए तो आरजेडी में सबसे अधिक युवा विधायक जीत कर आए। 25 से 35 साल की उम्र वाले विधायकों की संख्या आरजेडी में 8 है। 36 से 45 साल की उम्र वाले 24 विधायक आरजेडी के टिकट पर जीते। दूसरी ओर इसी उम्र ग्रुप में सबसे अधिक जेडीयू के 26 विधायक जीतकर सदन पहुंचे। अब की बार भी महागठबंधन ने युवाओं पर दांव लगाया है, साथ ही रोजगार देने का वादा भी किया है, जो 3 करोड़ वोटर्स को लुभा सकता है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार ही है, जो नीतीश सरकार उन्हें दे नहीं पा रही है। यही वजह है कि महागठबंधन ने सरकार की दुखती रेख पर हाथ फेर दिया है। अब देखना होगा कि युवा महागठबंधन को सत्ता की चौखट तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। राजीव जी, बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव के बाद इस पर कभी ज्यादा चर्चा नहीं होती। बिहार चुनाव में जाति की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन रोजगार की बहुत कम, जबकि लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रोजगार है। इस साल के शुरुआत में देश में रोजगार को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए थे, उसमें देश में बेरोजगारी की दर 5.6% थी। वहीं बिहार में ये 10.2%। ऐसे में तेजस्वी द्वारा रोजगार पर फोकस करना युवाओं को कितना आकर्षित करेगा? जी आदित्य, बिहार में राजनीति अब तक जाति की धुरी पर ही घूमती हुई नजर आती रही है। तमाम दल सोशल इंजीनियरिंग के सहारे अगड़ों और पिछड़ों, दलितों, अति दलितों के नाम पर वोट इकट्ठा करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। और शायद यही वजह है कि बिहार में लोग उद्योगों से लेकर रोजगार और विकास के लिए तरस गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार न दे पाने या उद्योग न लगा पाने के बहाने तो खूब बना रहे हैं, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि महागठबंधन ने जाति के समीकरणों को साधने के साथ साथ युवाओं को तरजीह दी है। बल्कि तेजस्वी यादव तो काफी समय से कहते आ रहे हैं कि वे सबसे पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए साइन करेंगे, और आज घोषणा पत्र में उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। मेरे ख्याल से आदित्य, उनका यह ऐलान उनके लिए चुनाव में काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि इस वक्त बिहार के साथ साथ देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सशंकित है, क्योंकि बेरोजगारी दर कई दशकों में सबसे ज्यादा है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि कम से कम करोड़ नौकरियां जो हैं वो मतलब
1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां चली गई हैं। इसीलिए अगर कोई दल रोजगार देने का वादा करता है तो युवाओं का साथ उसे मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। इस लिहाज से तेजस्वी ने अपनी जीत के लिए पहला रास्ता तो तैयार कर लिया है आदित्य, लेकिन उन्हें इस ऐलान के साथ ये भरोसा भी मतदाताओं को दिलाना होगा कि 2014 के मोदी जी के रोजगार देने के वादे जो थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, वो ऐलान जो है उनका अलग है। यानी तब तो युवाओं को खाली आश्वासन मिला था, हकीकत में उस समय कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला जो मोदी सरकार है उसमें। लेकिन महागठबंधन के दलों को इसके लिए पुख्ता योजना भी दिखानी चाहिए, तभी युवाओं का साथ उन्हें मिलेगा। राजू जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अब रुख करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कुल 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने अपने नए वचन पत्र में किसान कर्ज माफी और बिना ब्याज के कर्ज देने की बात कही है। और कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को ललकारा है। तो क्या कहा पूर्व सीएम कमलनाथ ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 52 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की मौजूदगी में वचन पत्र का लोकार्पण किया। साथ ही लोकार्पण करते समय कमलनाथ ने कहा कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 3 साल में एमपी का भविष्य बदल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को इस बार सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी केवल ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। जब शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात आती है तो बीजेपी के लोग पाकिस्तान और चीन की बात करने लगते हैं। पूर्व सीएम ने स्वास्थ्य मुसीबत का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शुरू में शिवराज संक्रमण का केवल मजाक उड़ाते थे और 7 महीने में नारियल फोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कमलनाथ ने 2018 विधानसभा चुनाव के वचन पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पिछले वचन पत्र में 974 मुद्दे शामिल थे। इनमें से 574 वचन 11.5 महीने में कांग्रेस सरकार ने पूरे किए। कुल मिलाकर पूर्व सीएम कमलनाथ जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता कमलनाथ को कितना साथ देती है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश में ललकार रहे हैं, तो अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार में एनडीए को ललकारने के लिए तैयार हैं। बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर 23 अक्टूबर से बिगुल फूंकने वाले हैं। राहुल गांधी के बिहार में आने से एनडीए घटक दलों की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और राहुल भी रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार चुनाव के लिए राहुल गांधी 23 अक्टूबर को 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली बिहार के हसुआ और दूसरी कहलगांव में होगी। राहुल गांधी के साथ रैली में गठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की 8 से ज्यादा रैलियों की तैयारी कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। राहुल के अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को भी चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी है। प्रियंका कम से कम 3 रैलियां बिहार में करेंगी। इस बीच कांग्रेस ने राहुल की रैलियों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी के प्रचार अभियान से कांग्रेस के साथ महागठबंधन के उम्मीदवारों को भी मदद मिलेगी। वैसे राहुल गांधी काफी समय से केंद्र की मोदी सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अन्नदाताओं के पक्ष में जिस तरह से उन्होंने खुलकर आवाज उठाई है, उससे भी लाभ मिलने की उम्मीद दिख रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची प्रमुख स्थान दिया गया है। राहुल के अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मीरा कुमार, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी वाड्रा, शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल, तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला और शकील अहमद के साथ कुल 30 नाम शामिल हैं। एक तरफ राहुल के आने से एनडीए के घटक दल रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान नीतीश की परेशानी और बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के वोटकटवा वाले बयान पर पलटवार करते हुए खुद को पीएम मोदी का हनुमान तक बता डाला। बिहार का सियासी पारा दिन पर दिन चढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेताओं ने अब अपनी जुबान को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार बिहार में एलजेपी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इसे लेकर बीजेपी और एलजेपी के बीच में घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान को लेकर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चिराग ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि यदि हम वोट कटवा हैं तो बीजेपी ने 2014 से साथ क्यों दिया। बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में ऐसा बयान दे रही है।
उसने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दो टूक में कहा कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो एनडीए में नहीं रहूंगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा था कि लोजपा बिहार के चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बिहार चुनाव में लोजपा केवल वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी, जिसके बाद चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। और इस बीच चिराग ने पीएम मोदी के लिए अपनी भावनाओं को भी बताया है। जेडीयू और एलजेपी के बीच जारी विवाद के बीच एलजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुझे मोदी की तस्वीर कहीं नहीं लगानी, वो मेरे दिल में बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरा सीना चीरकर देख लें। मोदी के साथ था, हूँ और रहूंगा। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान थे कि कहीं मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल न कर लूं। बताएं कि मेरे किसी प्रत्याशी ने पीएम की तस्वीर का प्रयोग किया। तस्वीर लगाने की जरूरत मुझे नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है, क्योंकि वो हमेशा नरेंद्र मोदी का अपमान और विरोध करते नजर आते रहे हैं। चिराग पासवान के तेवर देखकर ये साफ लगता है कि वो बीजेपी के साथ और नीतीश के खिलाफ हैं। बिहार में चुनावी समर चल रहा है। सभी नेता प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी भी 23 अक्टूबर से बिहार में रैलियां करेंगे। लेकिन पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में बुनकरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिनके पास खाने के लाले पड़े हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बुनकरों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लंबे समय से ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन न सरकार जागती है और न ही प्रशासन। इस रवैये को लेकर अब बुनकर सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, सरकार के जुबा पर लगी तालाबंदी से वो कामबंदी को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने काम काज बंद कर दिया है और केवल अपनी गुहार लगा रहे हैं, जिससे बनारसी साड़ी कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। जिन बुनकरों से देश का नाम है, दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान है, वही आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की आवाज उठा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के बुनकर इस कदर मजबूर हो गए हैं कि अपनी रोजी रोटी को दांव पर लगाकर सड़कों पर बैठे हैं और बिजली बिल की पुरानी व्यवस्था बहाल करने यानी फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बुनकरों की कामबंदी से विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी कारोबार पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि हर साल सितंबर अक्टूबर से साड़ी का पीक सीजन शुरू हो जाता है। दिसंबर में लगन तक 500 से 700 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पिछले दिनों जब साड़ी कारोबार शुरू हुआ तो बुनकरों और कारोबारियों के यहाँ पहले से ही स्टॉक की बिक्री हुई, लेकिन इसके बाद कई राज्यों में स्थिति सुधरने के बाद ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए। लेकिन कामबंदी से 100 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर पर ब्रेक लग गया है। कहीं जरी का काम है तो कहीं साड़ी की रंगाई और फिनिशिंग बाकी है। दुर्गा पूजा शुरू होने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऑर्डर फंसने के कारण साड़ी के कारोबारी खासे परेशान हैं। इस समय बुनकरों के पास लगन के लिए साड़ी और ड्रेस मटेरियल का ऑर्डर भी मिला था, लेकिन अब तो काम बंद हो गया है। वहीं बनारस वस्त्र उद्योग एसोसिएशन के महामंत्री राजन बहल ने बताया कि 8 महीने के दौरान तीसरी बार कारोबार में समस्या आ रही है। अगर ये काम बंदी लंबी चली तो 100 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। अब बुनकर तो अपनी समस्या बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इस ओर कब ध्यान देती है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की आशंका की। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल होने जा रहे हैं। ये महापंचायत भरतपुर में होगी और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पहले से ही इस इलाके का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है और सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कितना पुराना है इस आंदोलन का इतिहास। देखिए इस रिपोर्ट में। गुर्जर आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर भड़क चुकी है। जी हां, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 2.5 साल बाद एक बार फिर से भरतपुर के बयाना के अड्डा गांव में गुर्जर पंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में करीब 20,000 लोग शामिल होंगे। बता दें कि महापंचायत राजस्थान के भरतपुर जिले में होगी और इस बार इनकी सबसे प्रमुख मांग केंद्र की बीजेपी सरकार से है कि जो आरक्षण की व्यवस्था राजस्थान में की गई है उसे केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि कोर्ट में इस पर कोई विपरीत फैसला नहीं आए। इसके साथ ही बैकलॉग की भर्तियां निकालकर उसमें भी 5% आरक्षण नियमानुसार दिया जाए। इस बार गुर्जर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी मांग की है कि गुर्जर आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। गुर्जरों के लिए लागू देव नारायण योजना को सही ढंग से लागू किया जाए। बता दें कि पिछली बार की तरह इस बार भी गुर्जर आंदोलन का केंद्र पीलू का पूरा रखा गया है। पिछली बार जिस तरह से आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी, इसे देखते हुए प्रशासन ने करौली और भरतपुर के कई इलाकों में शुक्रवार की रात से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी और इन इलाकों में करीब 2500 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि गुर्जर आंदोलन का इतिहास करीब 13 साल पुराना है। राजस्थान में गुर्जरों ने सबसे पहले आरक्षण के लिए आंदोलन की शुरुआत साल 2006 में की थी। तब से अब तक गुर्जर 6 बार आंदोलन कर चुके हैं। 2006 के बाद 2007, 2008, 2010, 2015, 2019 और अब 2020 में एक बार फिर यह आंदोलन शुरू हो सकता है।
जब पहली बार यानी 2006 में गुर्जरों ने आंदोलन किया था, तब गुर्जर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग में खुद को शामिल करने की मांग कर रहे थे, फिर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए राजी हो गए। लेकिन 2008 के आंदोलन के बाद गुर्जर राज्य की सभी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनकी ये मांग पूरी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि संविधान की व्यवस्था और समय समय पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सामाजिक आधार पर आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने सरकार के आरक्षण देने के फैसले पर बार बार रोक लगा दी। लेकिन जब से केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है, तब से गुर्जरों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि सरकार संविधान में संशोधन करके इसी तरह उनको भी आरक्षण दे। तो अब देखना होगा कि इस बार गुर्जर अपनी मांग पूरी करवाने के लिए क्या करते हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।